हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल की कंप्लीट सीरीज़ में। हमने प्रीवियस वीडियो में सोसाइटल एलिमेंट्स जो अर्ली वैदिक एज में प्रिवेल करते थे वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। हमने पूरा अर्ली वैदिक एज डिस्कस करा है जिसकी कंप्लीट 8 वीडियोस हैं जो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने ऑलरेडी 8 वीडियोस की लिस्ट दे रखी है, आप उसे कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और मैं कॉन्टीन्यूसली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो आज ये लास्ट वीडियो रहने वाली है अर्ली वैदिक एज की। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो लेटर वैदिक एज से स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कर कर बताइए कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन। अर्ली वैदिक पीरियड में रिलीजन किस प्रकार का हुआ करता था, ठीक है। फिर हम आर्किटेक्चर भी इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो हमारे पास ऋग वैदिक एज का जो सोर्स है ना, ओनली सोर्स जिसमें से हम अर्ली वैदिक एज के जो जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स कि वहाँ पर क्या क्या हुआ थे, वहाँ की सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी कैसी थी, वगैरह वगैरह चीज़ें जितनी भी हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ऋग्वेद से मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे भी रखा है कि ऋग्वेद ही है अर्ली जो सोर्सेज का जो एक वो है ना गठबंध, तो वो यहीं से सारी चीज़ें आती हैं। अब ऋग्वेद में तकरीबन 33 गॉड मेंशन है। तो मैं पहले पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए 33 गॉड मेंशन है ऋग्वेद में, ठीक है। कभी आपने कहते हुए सुना होगा कि 33 करोड़ गॉड्स है। करोड़ नहीं है, आप गिन भी नहीं सकते, मतलब 33 करोड़ तो बहुत हो जाते हैं। इवन वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ गॉड्स। बट वही वाली बात है ना, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी रिलीजन में। then you will be astonishing and you will be informed and you will be aware about the things that were prevailing at that point of time, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर जो गॉड थे ना सन, उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊंचे दर्जे का समझा जाता था। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि जो इंद्रा जो गॉड थे, लॉर्ड इंद्रा को सुप्रीम गॉड, सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था, यानी विधाता की सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। वो चीज़ क्यों थी वो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गॉड सन थे ना, यानी लॉर्ड सन थे, उनको फोर्स ऑफ मोटिवेशन का माना जाता था, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें बनकर चलती हैं ना। अब खाना वगैरह भी होगेगा, यानी एग्रीकल्चर वगैरह भी होगी, तो विद द हेल्प ऑफ सन की मदद से ही तो होगी। अब जो सन गॉड थे उनको कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, देखिए ऑफ ये थोड़ा सा आप मिस्टेक ठीक कर लीजिएगा अपने नोट्स में, तो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ भी माना जाता था और पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इन्हीं से आती थी। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये एसोसिएटेड थे किसके साथ? जो गॉड सन थे उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर जो पुरंदर नाम जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ शायद लिखनी भूल गया हूँ, तो आप उसमें अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीफ गॉड हुआ करते थे ना वो थे लॉर्ड इंद्र, INDRA, इंदिरा। जो लॉर्ड इंदिरा हुआ करते थे ना वो चीफ गॉड हुआ करते थे। तो उनको पुरंदर के नाम से भी जाना जाता था। उनको कहा जाता था डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, यानी जो इंदिरा थे कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी माना जाता था, ठीक है। अब ऋग्वेद में क्या हुआ है, सॉरी थोड़ा सा, कि ऋग्वेद में तकरीबन 250 हिम्स डेडिकेट करे गए हैं इनके लिए, यानी पुरंदर जी के लिए, यानी लॉर्ड इंद्र के लिए। और जो लॉर्ड अग्नि हैं उनको प्योरीफायर और मोरल एनफोर्सर के रूप में देखा गया कि इनके जो काम हैं, इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो हैं प्योरीफाई करना और मोरल एनफोर्सर, नैतिकता को एनफोर्स करना। अब ऋग्वेद में इनको जो चीफ गॉड थे वो तो इंद्र थे, मगर यहाँ पर 200 हाइम्स जो हैं वो इनके लिए डेडिकेटेड थे, अग्नि जी के लिए, ठीक है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, चीफ गॉड वॉज इंद्रा, ये यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट होगा देयर आर नॉट, चीफ गॉड वॉज इंदिरा ऑल्सो कॉल्ड एज पुरंदर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए काफ़ी सारे गॉड्स थे वहाँ पर, जैसे कि जो वरुण थे, लॉर्ड वरुण, उनको वाटर के साथ एसोसिएट करा जाता था, और वायु को विंड के साथ एसोसिएट करा जाता था, और सूर्य को सन के साथ, ठीक है। चंद्रा को मून के साथ, मतलब नाम है इनके जिन्हें दूसरे नाम से ही बुलाया जाता था। आज के समय पर भी हम जो इनके इंग्लिश नेम है ना उनसे जानते हैं, जैसे कि वाटर, विंड, सन एंड ऑल, ठीक है। मून
और मार्तुस को स्ट्रोम बोला जाता था, और पुशान को कैटल बोला जाता था। पुशान ईजिली हमें समझ में आता है कि पशु मीन्स कैटल यानी पशुधन, ठीक है। दियूस को थंडर बोला जाता था, और सोमा को प्लांट्स, सोमा जो लॉर्ड सोमा हुआ करते थे उनको प्लांट्स से एसोसिएट करा जाता था, और पृथ्वी यानी अर्थ, रुद्र यानी शिवा, विष्णु दैट इज ऑलरेडी आप विष्णु जी को तो ऑलरेडी जानते ही हैं, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, और अश्विन यानी ट्विन गॉड्स और टू स्टार। तो ये सारे गॉड्स वहाँ पर प्रिवेल हुआ करते थे, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में, वैदिक एज में, जिन्हें जो आर्यंस थे उन्हें पूजा करते थे, उनकी जो वेनरेट करा करते थे। तो यहाँ पर 9th मंडला जो है वो पूरा का पूरा जो है ना, जो लॉर्ड सोमा है, जो लॉर्ड सोमा जो है उनको डेडिकेट करा गया है पूरा का पूरा 9th मंडला। और ये कहा गया है कि ये जो ना हिमालयाज़ पर रहते हैं, यानी हेमावंत। हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया कि आर्यंस की ज्योग्राफी क्या थी, जो अर्ली वैदिक पीरियड में वो क्या क्या जानते थे, ज्योग्राफिकल नॉलेज के बारे में हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, दैट यू कैन वॉच इन द प्लेलिस्ट आई हैव गिवन ऑलरेडी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फीमेल गॉड्स भी थी वहाँ पर कुछ, ठीक है, उनको फीमेल गॉडेसेस भी बोला जाता था। हम गॉड तो सिंपली गॉड को बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, मगर गॉडेस यानी फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी थी, उषा, अदिति, अरण्यानी, सावित्री। अब इनकी ये किस 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 चीज़ के साथ एसोसिएट थी। जो उषा थी उन्हें गॉडेस ऑफ डाउन माना जाता था, अदिति उन्हें गॉडेस ऑफ डस्क माना जाता था, और जो अरण्यानी थी उन्हें गॉडेस फॉरेस्ट की माना जाता था, और जो सावित्री थी वो कहीं ना कहीं लाइट और लर्निंग से एसोसिएट थी, जिन्हें सन की डॉटर भी कहा गया है। अब ऋग्वेद में 10th मंडला में जो गायत्री मंत्र है वो यहीं से लिया गया है, जो कि इनके लिए डेडिकेटेड है, सावित्री जी के लिए, ठीक है। ये गॉडेस थी। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि जो मोनोथिज्म यानी एक गॉड को प्रे करने वाला। मोनोथिज्म का सिंपल मतलब होता है कि हम एक भगवान को ही पूजते हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और पोलोथिज्म एग्जिस्ट करता था, यानी मल्टीपल गॉड्स को वेनरेट करा जाता था। और हीनोथिज्म यानी एक समय पर एक ही गॉड को वेनरेट करना, यानी एक दिन में एक गॉड को वेनरेट करना, अगले दिन अपना गॉड चेंज कर देना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिवेल थी ऑलरेडी, ठीक है, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में। अब यहाँ पर इमेज की वर्शिप नहीं करी जाती थी, मगर कहीं वहाँ पर आइडल की वर्शिप जरूर की जाती थी। कैसे? क्योंकि हमें पता चला है कि जो शिवलिंगा था ना उसको कहीं ना कहीं वो वेनरेट करते थे, यानी वर्शिप करते थे। तो जो शिवलिंग है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ फर्टिलिटी से रिलेटेड है, यानी एसोसिएटेड है। देखिए शिवलिंग के पीछे भी एक छुपी हुई कहानी है, जिसे मैं आपको जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक पूरी की पूरी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं इस चीज़ को कि कहानी वगैरह क्या रिलेटेड है क्या नहीं है, मगर हाँ जो शिवलिंग था ना वो एलिमेंट ऑफ फर्टिलिटी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए सेबियनिज्म को यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि सेबियनिज्म किस चीज़ से एसोसिएटेड है। ये नेचर वर्शिप से, यानी जो नेचर होते हैं जैसे कि पहाड़ हो गए और क्या नाम है लॉर्ड सन हो गए और इंद्र वगैरह, जितने भी ये गॉड हैं ये नेचर वर्शिप, यानी ये चीज़ जो है ना यहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती थी। यहाँ पर देखिए ये जितने भी गॉड हैं, मून, स्ट्रोम, कैटल, थंडर, प्लांट्स, अर्थ, शिवा, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विन गॉड, ट्विन स्टार जो थे, ठीक है, वाटर, विंड, सन, ये सारे नेचुरल एलिमेंट ही तो हैं। तो इन्हीं को कहीं ना कहीं वेनरेट करा जाता था आर्यंस के द्वारा, और इसी को बोलते हैं सेबियनिज्म, यानी नेचर वर्शिप। और यहाँ पर रेन को सबसे ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था। क्यों ना माने भाई? क्योंकि रेन के द्वारा ही तो जो लॉर्ड इन थे वो कहीं ना कहीं प्रसन्न होते थे, तो कहीं ना कहीं रेन आती थी, जिससे कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी वो कहीं ना कहीं फ्लरिश हुआ करती थी, खाने के लिए चीज़ें ज़्यादा पैदावार होती थी। बेशक उनकी पेस्टोरल कम्युनिटी थी, मगर वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की भी प्रैक्टिस करा करते थे, ठीक है। जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी कहीं ना कहीं वो फॉलोड कर रही थी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, ठीक है। अब जो आर्यंस थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे भाई, उनका बिलीव करने का बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे जो गॉड्स हैं और जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनमें, और जो गॉड की फोर्सेस हैं उनमें भी, ठीक है। अब आर्यंस जो है ना मल्टीपल फॉर्म्स में गॉड्स को जो है ना वेनरेट करा करते थे। अब नेचर वर्शिप क्यों? क्योंकि भाई उन्हें नॉलेज नहीं थी कि स्टैचूज़ को कैसे क्रिएट करा जाए और कैसे बनाया जाए, तभी तो वो नेचर को ही डायरेक्ट वर्शिप करा करते थे। देखिए वर्शिप करने की पीछे की कहानी एक ये है कि आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए
जस्ट सपोज़ कि आप जो ना एक जंगल में अकेले सुनसान जंगल में जा रहे हैं और सडनली रात हो जाती है, और रात हो जाने के बाद आपके सामने जो ना एक टाइगर आ जाता है। मगर रात होने पर आपको जो ना चारों ओर से आपके आवाज़ें सुनाई देती हैं, तरह तरह की जानवरों की, और काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं। यानी अगर रात को हवा भी चलती है तो वो भी उससे भी हमें डर लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आर्यंस को भी महसूस हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम जो प्लेन्स हुआ करते थे हमारे गंजेटिक प्लेन्स एंड ऑल, तो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, पौधे हुआ करते थे, यानी बहुत जंगल हुआ करते थे। अब वहाँ पर जब वो रात गुजारा करते थे तो कहीं ना कहीं जब रात गुजारते थे तो आवाज़ें आती थी, डर लगता था उन्हें। और ये सिंपल सी बात आपको समझनी है कि अगर आप शेर के सामने खड़े होंगे और शेर आपको खाने के लिए आ रहा है तो आप उससे क्या कहोगे? आप भगवान का नाम याद करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पर तो अभी भगवान का इजाद हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आर्यंस खाली किसको मान रहे थे? जो नेचुरल जो चीज़ें थी ना उनकी पूजा कर रहे थे। तो आप सीधा किसकी पूजा करना चालू करोगे? अगर शेर आ गया, शेर क्या कहोगे कि भगवान बचा ले? नहीं, शेर कहोगे भाई मुझे मत खा, शेर भाई मुझे मत खा, शेर भाई मुझे मत खा, तो यही तो कहोगे। उसी से माफ़ी मांगोगे कि मुझसे ये गलती हो गई। भगवान का नाम याद नहीं आएगा उस टाइम पर आपको, ठीक है। उस टाइम पर अगर याद आएगा तो ये याद आएगा कि जो हमारे सामने है ना उससे कैसे न कैसे हमें माफ़ी मिल जाए, तो उसी को हम पूजना चालू कर देते हैं। तो ऐसे ही आर्यंस जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो लॉर्ड इंद्र हैं, जो वाटर से एसोसिएटेड हैं, रेन से एसोसिएटेड हैं, अग्नि फायर से एसोसिएटेड हैं, तो इनकी ही पूजा करा करते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को प्ले कर देखिए, ठीक है। अब देखिए रिलीजन जो था कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप पर था, नेचर वर्शिप जो हो रही उस पर बेस्ड था, ठीक है। अब ऋग्वेद में हमें काफ़ी सारी जो हिम्स वगैरह हैं और पीरियड्स वगैरह हैं उसके एविडेंसेस मिलते हैं कि उन्होंने जो जब ऋग्वेद लिखा गया था तकरीबन तो उस समय प्रेयर्स वगैरह और हिम्स वगैरह क्रिएट करे गए होंगे आर्यंस के द्वारा, ताकि वो गॉड्स को प्लीज कर सकें, गॉड की प्रे कर सकें, उन्हें प्रोवोक कर सकें। तो आर्यंस जो थे वो कहीं ना कहीं प्रेयर्स, रिचुअल्स और सेक्रीफाइस के द्वारा जो है ना गॉड को प्लीज करा करते थे कि हाँ हम पर मेहरबान हो जाएं गॉड। और मेल जो गॉड्स थे कहीं ना कहीं उनकी नंबर ऑफ मेल गॉड्स थे ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा थे, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो आर्यंस थे ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पर पैट्रियार्किकल पैटर्न चलता था, ना कि मैट्रियार्किकल, ठीक है, वैदिक एज में। अब ज़्यादातर जो गॉड को प्रवोक करने के लिए या प्रेयर्स वगैरह या गॉड को मनाने के लिए कलेक्टिव प्रेयर्स का ज़्यादा साथ लिया जाता था। आपने देखा होगा काफ़ी सारी फिल्मों में कि जो पूजा करी जाती थी ऋषि मुनियों द्वारा, तो वो काफ़ी सारे जो ऋषि मुनि आपस में इकट्ठे हो जाते थे तब यज्ञ वगैरह करे जाते थे, तो ऐसे ही प्रेयर करी जाती थी। इवन आप कहीं भी देख सकते हो आज के समय में भी अगर कोई बड़ा यज्ञ वगैरह होता है या जब कुल का मेला लगता है या जब कोई भी एक फेस्टिवल आता है तो उस समय अगर यज्ञ वगैरह होता है यानी यज्ञ जब होता है तो काफ़ी सारे प्रीस्ट मिलकर जो ना उस यज्ञ को कलेक्टिवली प्रेयर करते हैं और गॉड से प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें नहीं रिलीजन के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। देखिए सैक्रिफाइस अगर यजना का भी हो रहा है तो यजमना, यहाँ पर जो सैक्रिफाइसेस थे उसको कहा जाता था यजमना। अगर यहाँ पर कभी भी दिया जाता सैक्रिफाइस, यहाँ पर मिल्क का, घी का, बटर का, फूड का, क्रॉप्स का और कैटल का सैक्रिफाइस दिया जाता था, ठीक है। क्योंकि हमने अभी इसमें क्या भी देखा, जो 4 असेंबलीज थी वो भी देखी हमने, 4 जो यज्ञ थे यज्ञ वो भी देखे, ठीक है। जैसे कि वाजपेय, राजसूय, अश्व मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो तीसरा यज्ञ था वो कौन सा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलिए मैं ही बता देता क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तो वीडियो में है नहीं, ना ही इनके रिगार्डिंग अभी वीडियो बनी है, मगर आगे जो लेटर वैदिक पीरियड है हम उसमें काफ़ी सारे यज्ञ की जो बात करेंगे, ठीक है, जो पुरोहिता द्वारा परफॉर्म किए जाते थे ताकि जो पावर है ना राजन की उसको बढ़ाया जा सके। तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो वो था अश्वमेधा, तीसरा यज्ञ, ठीक है, मुझे याद आ गया। खैर थोड़ा सा माइंड जो है ना लॉस्ट हो जाता है, स्लिप हो जाता है माइंड से चीज़ें। तो आगे चलते हैं। देखिए अब आर्यंस जो थे वो कहीं ना कहीं जो इविल स्पिरिट हुआ करती थी ना उसमें बिलीव करा करते थे, घोस्ट में बिलीव करते थे, डीमन में बिलीव करा करते थे कि हाँ भाई भूत प्रेत होते हैं,
ठीक है। अब वो कहते थे कि जो डेड जो मतलब जब लोग मर जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मरने के बाद जो उनकी आत्मा है वो कहीं ना कहीं यहीं पर घूमती हैं, सराउंडिंग चक्कर लगाती रहती हैं हमारे चारों ओर ही। अब वो बिलीव करा करते थे कहीं ना कहीं हमें जो है ना इस चीज़ को अगर वार्ड ऑफ करना है तो हमें एम्बुलेट्स पहनने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो इविल स्पिरिट थी ना वो वुमेन के साथ एसोसिएट कर कर ज़्यादा देखी गई थी। आज के समय में भी अगर आप देखते हैं कि जो भूत की फिल्में कम मिलती हैं और भूतनी की ज़्यादा मिलती हैं, चुड़ैल वगैरह की, ठीक है। अभी आपने एक मूवी देखी होगी शायद, उसका नाम था ओ स्त्री कलाना। वो फिल्म भी एक तरह से लेडीज़ के साथ ही एसोसिएटेड है, फीमेल जो यानी एविल स्पिरिट्स में दिखाई है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ हमने जो ना ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें देखी कि जो वुमेन के साथ सबसे ज़्यादा जो है ना एविल स्पिरिट कनेक्ट कर दी जाती थी, एसोसिएट कर दी जाती थी। और जो एम्यूलेट्स थे ना उनको जो पहरा जाता था तो उन्हें एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड समझा जाता था, ताकि जो इविल स्पिरिट है ना उसको वार्ड ऑफ किया जा सके, ठीक है। अब जब भी इविल स्पिरिट को अगर एलिमिनेट करना था तो कहीं ना कहीं अथर्ववेद का साथ लिया जाता था, क्योंकि उसी में हेम्स वगैरह लिखे हुए हैं और उसे चांट करा जाता था, यानी उसके गुणगान करे जाते थे, उसके जो मंत्र थे उनको पढ़ा जाता था, ठीक है। अब इससे पूरी ओवरऑल अगर हम जानकारी देखें तो कहीं ना कहीं आर्यन सेकुलर थे। किसी के ऊपर क्या नाम है कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं थोपा था कि हाँ आपको यही रिलीजन फॉलो करना है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस कहीं ना कहीं सेकुलर थी और नेचुरल वर्शिप थी वहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखी इकोनॉमी, सोसाइटी और हमने रिलीजन भी देख लिया आर्यंस का। अब हम देखेंगे आर्किटेक्चर कि आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था। देखिए आर्यंस, ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस जो थे ना वो दो प्रकार की हट्स में रहा करते थे। पहली मड एंड टैच्ड रूफ। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं मड का तो घर बना हुआ है, ठीक है, यानी मड यानी कीचड़ यानी चिकनी मिट्टी होती है, उसके द्वारा घर बनाया जाता था। उसके मतलब छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाते थे और उनको खड़ा कर दिया जाता था, फिर उसके ऊपर दोबारा से मट्टी लगा दी जाती थी और वो जो ब्लॉक थे ना वो भी मट्टी के ही बनाए जाते थे। और उसके बाद ये कुछ कीकड़ के जो वो होते हैं घास वगैरह, जो साइडों में आपने अगर गांव गए हैं तो आप वहाँ पर देखी होगी, तो उसके द्वारा जो है ना सेंटा भी बोलते हैं और रेंटा भी बोलते हैं, ये सारी चीज़ें के द्वारा जो है ना मतलब ये हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। मुझे जो आपकी लैंग्वेज है नहीं पता, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है वो भी नहीं पता कि उसमें क्या बोलते हैं इसे, क्योंकि मैं भी ज़्यादा गांव में नहीं रहा हूँ, मगर हाँ गांव से बिलोंग करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो ना हमें देखने के लिए मिली कि जो मड एंड टैच्ड रूफ है ना इनमें आर्यंस वगैरह रहा करते थे, और वेटल एंड डब हट में भी। अब इसमें क्या होता था वेटल एंड डब, देखिए ये जो आपको ये बैम्बू दिख रहे हैं ना, ये बैम्बू को ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, बुना जाता था। बुनने के बाद इस पर जो ना लेप लगा दिया जाता था मिट्टी का, तो ये होते थे वेटल एंड डब हट्स, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि आर्यंस दो प्रकार की हट्स में लिव करा करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में। पहली मड एंड टैच्ड रूफ और दूसरी वेटल एंड डब, ठीक है। ये भी और आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है मड और ये है वेटल एंड डब, ठीक है। अब देखिए, अब देखा जाए कि जो अगर हम ऋग्वेद के अनुसार बात करें तो किंग सूदास जो भारत क्लान के हेड हुआ करते थे, और वशिष्ठा यानी वशिष्ठ पुरोहिता हुआ करते थे, और विश्वामित्रा भी, वो कहीं ना कहीं वेटल एंड डब की जो हट होती है ना उनमें रहे हैं। और जो दासाज हुआ करते थे, दासूज हुआ करते थे ना, वो मड हट्स में रहा करते थे। मड एंड टैच्ड रूफ, मड विद टैच्ड रूफ, सॉरी। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं कि जो हट्स हैं ना वो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में रिजेंबल करती हैं जो मड हट्स हैं। आज भी वहाँ पर जो लोग हैं ना मड हट्स में रहते हैं। और राजस्थान में तो आप इजीली देख सकते हैं, इवन उत्तर प्रदेश में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं ना, लाइक त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर, तो यहाँ पर अभी भी ये सारी चीज़ें प्रीवेल हैं। जो वेटल एंड डब हट्स हैं उनके जो एविडेंसेस हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं कि ये सारी चीज़ें अभी भी जो देखी जा सकती हैं वो कश्मीर में देखी जा सकती हैं, हिमाचल प्रदेश में देखी जा सकती हैं। ये देखिए एंड की स्पेलिंग आप ठीक करिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, हरियाणा में देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के सोर्सेज हैं कहाँ, ये सारे के सारे हमें कहाँ से पता चलते हैं, ऋग्वेद से। ये चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सम स्कॉलर्स की बात करें जहाँ पर जीसी पांडे और जीएस गिरी ये कहते हैं कि आर्यंस जो है ना टाउन्स में भी लिव करा करते थे, ठीक है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे रेफरेंसेस ऋग्वेद से मिले हैं इसके रिगार्डिंग।
क्योंकि ऋग्वेद में कहीं ना कहीं चैरियोट्स और जो कार्ट्स हैं ना वो कहीं ना कहीं पुल्ड करे जाते थे मल्टीपल हॉर्सेस के द्वारा। अब वो भाई नैरो स्ट्रीट पर तो चल नहीं सकते, ना ही जो खाड़ खड्डे होते हैं उनमें चल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट होंगी कहीं ना कहीं वाइड होंगी, ठीक है, और कहीं ना कहीं वाइड रोड के साथ साथ और वाइड स्ट्रीट भी होंगी, और कहीं ना कहीं जो मेटल रोड वहाँ पर होंगे ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें जो ना कहीं प्रीवेल थी, तभी तो चैरियोट्स वगैरह और जो कार्ट्स वगैरह उसको पुल्ड करा जाता था हॉर्सेस वगैरह के सहायता से। तो ये सारी चीज़ें जो ना इन्हीं के बेसिस पर जो जीसी पांडे हैं और जीसी गिरी हैं ये ओपिनियन देते हैं अपना, ठीक है। आप ये कभी भी आंसर लिखते हैं तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं जब भी आपको आंसर लिखना हो, यानी आर्किटेक्चर ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। अब हमें ये भी पता चलता है कि जो लेटर वैदिक एज के जो टाउन्स इमर्ज हुए थे ना वो कहीं ना कहीं वैदिक आर्यंस वो वहाँ पर रहा करते थे, और अब जाकर लेटर वैदिक एज में वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंटर्स के रूप में उभर कर आ रहे हैं और उभर कर आते हैं, और कमर्शियल सेंटर्स के रूप में भी। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल्स है वो ये हैं कि भगवानपुरा एक यहाँ पर जो ना सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हट्स को डिस्कवर करा गया, और 13 रूम वाला एक घर भी प्राप्त हुआ है हमें, यानी एविडेंट हुआ है, हमने देखा है, खोज करी है और हमें मिला है भगवानपुरा में, जिससे कि ये पता चलता है कहीं ना कहीं जो ऑक्यूपाइड था ये एक इम्पोर्टेंट फैमिली द्वारा ही ऑक्यूपाइड करा जा सकता है। क्योंकि अब देखिए आज के समय में भी छोटे छोटे घर जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं उनके पास होते हैं, यानी 25 गज यानी 25 स्क्वायर यार्ड और 50 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड, कहीं ना कहीं जो पुअर फैमिलीज होते हैं इनके पास होते हैं। मगर वहीं पर जो बड़ा घर होगा वो कहीं ना कहीं बेंगलो एंड ऑल जो विलास वगैरह होते हैं वो जो वेल ऑफ फैमिली होती है उनकी वो ऑक्यूपाइड करती हैं, वो उन्हें परचेज कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं, उनमें रह सकती हैं अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती हैं कि अगर 13 रूम वाला कोई घर है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई इंपॉर्टेंट फैमिली ही रहेगी। अब टुच्चे मुच्चे तो कोई रह नहीं सकता। तो ये थी जो इन्फॉर्मेशन, यानी एक पूरी सीरीज़ सोसाइटी की और आर्किटेक्चर की, और हमने इसमें रिलीजन भी देख लिया, इकोनॉमी भी देख ली ऋग्वेद में। तो ये लास्ट वीडियो थी ऋग्वेद के रिगार्डिंग, यानी अर्ली वैदिक एज से रिलेटेड, अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ पसंद आई और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता और आप उस पर वीडियो चाहते हैं एक सेपरेट, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए जहाँ तक मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने बनाई हैं खुद अपने हाथों से। मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करा दी जाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे लिए। और ये जितने भी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये एज अ नोट्स आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और इन्हीं से ही रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं देन दी RS शर्मा वो मोर देन सफिशिएंट है इसके बाद है, ताकि आपको एक स्टोरी लाइन मिल जाए। बाकी मैं स्टोरी तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे देखिए और यूज़फुल आपको लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।